नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सरायकेला में लगातार दूसरे दिन तेंदुआ दिखा है। गमरिया रेलवे स्टेशन के पास तेंदुआ दिखा है। खोसला कंपनी की सड़क पर तेंदुआ नजर आया है। तेंदुआ के पैर के निशान से लोगों में दहशत है। कल आरएसपी प्लांट के पास तेंदुआ देखा गया था और आज फिर से दूसरे दिन भी तेंदुआ देखा गया है, जिसके बाद से लोग दहशत में हैं। वन विभाग को भी सूचना दी गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब तेंदुआ की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और ये तेंदुआ रोड क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। और इस तेंदुआ के नजर आने के बाद से लोग काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। वन विभाग को भी सूचना दे दी गई है। लगातार रेस्क्यू के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये तेंदुआ अब तक पकड़ में नहीं आया है और खुलेआम में तेंदुआ ऐसे ही इलाके में घूम रहा है, जिस वजह से लोग काफी अब भयभीत नजर आ रहे हैं। खोसला कंपनी की सड़क पर तेंदुआ दिखा और दूसरे दिन भी ये तस्वीर सामने आई है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मॉनिटरिंग में वन विभाग जुटा हुआ है। लगातार माइकिंग भी की जा रही है, लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है ताकि वो तेंदुआ के शिकार ना बने। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पैर के निशान भी तेंदुआ के देखे गए हैं। जो फुटेज हम आपको पहले दिखा रहे हैं, जहां पर तेंदुआ के पैर के निशान आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। दूसरी तस्वीर जहां तेंदुए से लोगों के बीच दहशत है, माइकिंग की जा रही है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है, सावधान रहने की अपील भी लगातार की जा रही है। तो ये आरएसपी ट्रांसमिशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां इसके आसपास तेंदुआ देखा गया। खबर जमशेदपुर से है, जहां सीताराम जेरा थाना क्षेत्र में बीती रात एक बड़ा हादसा टल गया। यहां चलती कार में अचानक आग लगे, जिसके बाद कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में 3 लोग सवार थे, जो समय रहते कार से बाहर निकल गए, जिससे तीनों की जान जाने से बच गई। बर्निंग कार को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। बाद में जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि चलती कार में बैटरी से निकली चिंगारी से तेल की टंकी में आग लग गई थी, जो देखते ही देखते विकराल हो गई। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां अभिषेक प्रसाद पिंटू ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। ईडी के समन पर अभिषेक प्रसाद पहुंचे हुए हैं। हेमंत के प्रेस सलाहकार पिंटू रहे, जो पूछताछ के लिए पहुंचे हुए हैं। साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और इसी मामले में इनको समन जारी किया गया था। पहले भी अभिषेक से पूछताछ ईडी की टीम कर चुकी है। पूरी खबर पर ईडी दफ्तर से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। अभिषेक प्रसाद पिंटू ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। इस वक्त अगर आप देखें घड़ी में 11:44 हो रहे हैं और अब से 1 मिनट पहले इसी मुख्य द्वार से अभिषेक प्रसाद पिंटू अंदर गए हैं। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे हैं पिंटू। और ईडी जो लगातार साहिबगंज में अवैध उत्खनन को लेकर जो जांच कर रही है, कई लोग इस वक्त जेल में बंद हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ही, उन सवालों का जवाब अभिषेक प्रसाद पिंटू से लेने के लिए ही उन्हें समन भेजा गया था और उसी समन पर वो यहाँ पहुंचे हैं। सुबह से ही ये बातें हो रही थी कि वो 11 से 12 के बीच आएंगे और वही हुआ। अगर आप समय के हिसाब से भी बात कर लें तो 11:43 के करीब वो अंदर गए हैं। और ये देखना भी होगा, चूंकि ईडी की टीम लगातार संथाल के क्षेत्र में और खासकर साहिबगंज की अगर हम बात करें तो साहिबगंज के क्षेत्र में वो जाकर जांच पड़ताल करती रही है। और ईडी लगातार इस बात की पड़ताल में जुटी है कि इस पूरे मामले में अभिषेक प्रसाद पिंटू की क्या भूमिका रही। अगर हम सीएम जो पूर्व सीएम रहे हैं हेमंत सोरेन रहे, उनकी क्या भूमिका रही। और चूंकि पिंटू प्रेस सलाहकार रहे थे, इसलिए उनके भूमिका के साथ पूरे सीएम आवास को लेकर भी एक जांच जरूर ईडी कर रही है। ईडी ही जानती है और ईडी के अधिकारी ही बता पाएंगे कि आखिर यहाँ अभिषेक प्रसाद पिंटू को कितना घंटा, कितना वक्त बिताना पड़ेगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। आज रांची पुलिस की ओर से पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों को समन जारी किया गया है, जिसके तहत गोंदा थाने में ईडी के 3 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दरअसल हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई के बाद मामला दर्ज कराया गया था।
जिसमें उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया गया था। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। जहां ईडी अवैध खनन के मामले में अभिषेक प्रसाद और पिंटू से आज पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो रांची पुलिस के द्वारा भी ईडी के अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। ईडी के 3 पदाधिकारियों को आज गोंदा थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और जो समय दिया गया है उस दरमियान जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो आवेदन एसटी थाने में दिया गया था, उसी मामले को लेकर ये सम्मन जो है ईडी के अधिकारियों को मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी छवि खराब करने का आरोप जो है वो ईडी के अधिकारियों पर लगाया था और उस मामले में रांची पुलिस अनुसंधान करते हुए अब सम्मन की प्रक्रिया, जो नोटिस की प्रक्रिया है, वो दी गई है रांची पुलिस के द्वारा। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट के द्वारा पूरे मामले में ईडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। अब देखना होगा ऐसे में ईडी के अधिकारी गोंदा थाना पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते और रांची पुलिस के 41A के जो नोटिस है उसका जवाब देते हैं या फिर नहीं। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कई दिनों से गहमागहमी बढ़ी हुई थी और अब कहीं न कहीं इस मामले में एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि इसमें ईडी के द्वारा किस तरह से जवाब दिया जाता है और रांची पुलिस का अगला कदम क्या होता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। जेपीएससी परीक्षा हर बार की तरह इस बार भी विवादों के घेरे में रही। 11वीं से 13वीं जेपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगा। चतरा, जामताड़ा, धनबाद सहित कई जिले से पेपर लीक के आरोप में छात्रों ने हंगामा किया और परीक्षा लेने वाली संस्था जेपीएससी पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगा। हालांकि पेपर लीक के आरोप पर प्रशासन की ओर से इनकार किया गया है। इधर जामताड़ा में वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए गए हैं। बीजेपी ने जहां पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, वहीं जेएमएम ने छात्रों की शिकायत की जांच का भरोसा दिया है। मोबाइल को थोड़ा छुपा लीजिए। पूरा है रे मोबाइल को ना जल्दी शेयर करिए। बोलिए तो आप बोलिए। दूर है ना, जहाँ पे सील पहले से खोला हुआ था। अब देखिए, जेपीएससी की परीक्षा और एग्जाम में हुए पेपर लीक के आरोप पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जेपीएससी एक परीक्षा भी ठीक से क्यों नहीं करा पाता, यह सवाल है। और सवाल यह भी है कि हर परीक्षा पर क्यों ग्रहण लग जाता है। हर परीक्षा के बाद आखिर सवाल क्यों उठते हैं। करोड़ों खर्च के बाद भी लापरवाही ये क्यों सामने आती है। सवाल यह भी है कि झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है। तो हर बार बवाल के बाद भी आखिर जेपीएससी सीख क्यों नहीं लेता, सीखता क्यों नहीं, और आखिर क्यों नहीं जेपीएससी का रवैया बदल पा रहा है। और क्या फुलप्रूफ सिस्टम जेपीएससी के पास नहीं है और ऐसे में पेपर लीक बार बार होते हैं। पेपर लीक की घटना पर रोक कब लगेगी। सवाल यह भी है कि कड़े कानून है और कड़े कानून के बाद भी आखिर ये केसेस थम क्यों नहीं रहे हैं और बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है। तो देखिए, जेपीएससी पेपर लीक मामले को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सुनियोजित बताया है। आलमगीर आलम ने कहा कि अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ पाए हैं। उन्होंने इससे सरकार को बदनाम और कमजोर करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर गलत हुआ है तो सरकार जांच के लिए तैयार है। हमको लगता है सुनिए, ये कहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि नौजवान के साथ खिलवाड़ नहीं हो, उसके जीवन को लेकर इस तरह का नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई ठोस साबुत नहीं है। लेकिन उसमें कुछ लोगों का बयान तो लंबा चौड़ा दिया गया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह दिग्भ्रमित करके, ठीक है, जेसीसी में गलती हुई है जिसका एसआईटी का गठन किया गया है, हम भी आज भी बोलते हैं उसको एकदम सही तरीका से जांच होनी चाहिए। दोषी को किसी भी हाल पर छोड़ा नहीं जाए। उसका जो नियमावली हम लोग बनाने के काम किया विधानसभा में, वही नियम के अनुसार उसका भी पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है, लेकिन सरकार, वर्तमान सरकार को दिग्भ्रमित करने को, कमजोर करने के लिए, और कोई हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमको लग रहा है, मैं किसी का आरोप नहीं लगाते हैं न किसी का, मेरे पास कोई सच है, लेकिन अभी तक जो हमको वहां से जानकारी मिला, ऐसा कोई तथ्य नहीं है बेवजह इस बात को लिखा गया।
schedule of the Lok Sabha poll. We'll do it in 7 phases. और देखिए, कांग्रेस से जुड़ी दिल्ली से बड़ी खबर है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रदेश प्रभारी से मुलाकात उनकी होगी। मंगलवार को सीट शेयरिंग पर घोषणा संभव नजर आ रहा है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा भी की जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक, मुलाकात इसे माना जा रहा है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रदेश प्रभारी से होनी है। मंगलवार को सीट शेयरिंग पर घोषणा हो सकती है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा की जाएगी। कल्पना सोरेन की ओर से मुंबई में दिए भाषण से जेएमएम में उत्साह का माहौल है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि कल्पना सोरेन ने घर की देहरी लांघकर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया है। वो अपने पति की प्रताड़ना के प्रतिशोध का प्रण लेकर निकली हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कल्पना की लोकप्रियता का दूरगामी प्रभाव जेएमएम पर पड़ेगा। कितना लड़ने की जज्बा लेकर वो निकली हैं, तो इन आतताइयों से वो भयभीत होने वाली नहीं है। और अब जब हेमंत सोरेन जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसके विरोध में वो सड़कों पर आ गई हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, तो आप इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं। जो भीड़ उमड़ती है उनको देखने सुनने के लिए, निश्चित रूप से पार्टी के लिए आज कल्पना सोरेन जी जो एक बीड़ा उठाकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। कल्पना सोरेन के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। रांची के सांसद संजय सेठ ने कल्पना पर निशाना साधा है। संजय सेठ ने कहा कि कल्पना सोरेन हमारी दीदी हैं, लेकिन देश तो 400 पार बोल ही रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि झारखंड के सभी 14 की 14 सीट पर बीजेपी की जीत होगी। दरअसल कल्पना सोरेन ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि झारखंड में अब कभी कमल नहीं खिलेगा। अब तो कल्पना सोरेन हमारी दीदी हैं, बम्बई में बोली हैं। अब तो देश और दुनिया, देश तो बोल रहा है अब की बार 400 के पार। 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ 14 की 14 सीट जो कमल फूल का माला है, 3.5 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में पहनाएगी 4 जून को। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ राजनीतिक गलियारों में सियासी घमासान तेज है। चुनाव से ठीक पहले ही जेएमएम के 2 नेता आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर हमला करने से जरा भी नहीं चूक रहे हैं। दरअसल विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं, तो वहीं हेमलाल मुर्मू लोबिन पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। हमको कोई जानकारी नहीं दिया गया। दूसरी बात है कि जब हम जो मीडिया में उन्होंने बोला है कि हमको बोलता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है, पहले अपना गिरेबान में झांके हो, कितना बार गिरगिट की तरह रंग बदला है उसका दिल लगवा देता है और लोग भी जानते हैं। सौगातें हैं इसमें प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, श्रीमान अनुराग ठाकुर जी जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अब 5वीं दफा प्रत्याशी हैं और 4 दफा वो एमपी रहे, मंत्री हैं, तो इन सब का योगदान है। और ये पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से इस तरह का कृत्य जो है वो एक जनहित के खिलाफ, जन आवाज के खिलाफ इनका ये। रांची के विद्यानगर और किशोरगंज इलाके में नशे के कारोबार और नशेड़ियों से लोग परेशान हैं। इसे लेकर लोगों ने सांसद संजय सेठ को ज्ञापन सौंपा है। लोगों का आरोप है कि विद्यानगर का इलाका नशे के कारोबार और नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। इस अड्डे को पुलिस संरक्षण का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत मिलने के बाद सांसद ने सिटी एसपी और डीएसपी को नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही आने वाली पीढ़ी को नशे के चंगुल से बचाने का भी संकल्प दोहराया। मिले रहने के कारण नशा में जो बंद हो रहा है वो नशा बंद नहीं हो रहा और बल्कि डर खत्म हो रहा। और हम लोग इसी माने सब बात को लेकर के
सांसद जी से मिलने आए थे। सांसद जी ने बहुत मैंने पहल करते हुए बोले नहीं हम भी इसके खिलाफ हैं, हम भी इस अभियान को आपके साथ हैं और हम इस अभियान को पूरे रांची में फैलाएंगे। आने वाली पीढ़ी नशे से बचे, आने वाली पीढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि 2047 भारत दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो, उसके बनाने के लिए ये जरूरी है कि नशे के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा अभियान चले। खबर खूंटी से है, जहां धान क्रय केंद्र किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। दरअसल किसानों की सुविधा को देखते हुए जिले के पैक्स केंद्र को धान क्रय केंद्र में तब्दील कर दिया गया है। धान क्रय केंद्र में किसानों के धान को उचित मूल्य पर खरीदा भी जा रहा है। किसानों का कहना है कि एमएसपी लागू किए जाने से लाभ मिल रहा है और किसान अपना धान बाजार में बेचने के बजाय धान क्रय केंद्र पर बेच रहे हैं। धान सर यहाँ पर हम लोग लेंस में देते हैं, यहाँ पर रेट अच्छा रहता है, 23 रुपये 24 रुपये तक आता है रेट, 22-23 रुपये चल रहा है। और जो हम लोग बाहर देते हैं व्यापारी लोग को, वो लोग हम लोग को रेट बहुत कम लगाते हैं, 18, 19, 17.5 ऐसा लगाते हैं रेट। तो उसमें हम लोग को क्या होता है कि एक तो रेट भी कम हो जाता है, व्यापारी लोग उसका फ़ायदा उठा लेता है और पैसा भी वहाँ बहुत हम लोग का अटकता है, बहुत फंसता है पैसा। अभी तक हम लोग 270 किसान से धान लिए हैं, जिसमें 227 लोगों का फर्स्ट पेमेंट और 111 लोगों का सेकंड पेमेंट बोनस के साथ कर दिए। खबर गिरिडीह से है, जहां चैताडीह सदर अस्पताल में महिला के इलाज के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। इलाज में लापरवाही की वजह से जनप्रतिनिधियों और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि महिला सुबह से लेकर रात तक प्रसव पीड़ा की दर्द से तड़प रही थी, लेकिन इसके बावजूद ना कोई डॉक्टर ना कोई स्टाफ वहां मौजूद था। हालांकि बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और परिजनों के बवाल के बाद महिला का इलाज किया गया। एक मरीज अपने इलाज के लिए बैठी हुई थी, जिसको यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि 7 ग्राम ब्लड है तो आपको 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। तो ब्लड अवेलेबल करवा दिया गया और 3 बजे से लगातार उनके परिजन आज रात 8 बजे तक अस्पताल में बैठे रहे, लेकिन ना यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद था, ना कोई नर्स ने उनकी बात सुनी और वो उसी तरह महिला दर्द में तड़पती रही। गुमला के तेलगांव में नवयुवक संघ की ओर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग जगह से आए 101 जोड़ों की शादी कराई गई। बता दें कि शादी करने वाले सभी लोग पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इस विवाह समारोह में कन्यादान संघ के संरक्षक जगन्नाथ उराव ने किया। सभी जोड़ों को संघ की तरफ से भी उपहार प्रदान किया गया। यहाँ हमारे धर्म को प्रोत्साहन मिला है और जो फैमिली जो परिवार के पास की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, उन लोग के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है अपने समाज में एक इज्जत और नाम पाने का। अंजन के हैं और हम लोग एक दूसरे से पसंद कर लिए। 6 साल हो गया, यहाँ शादी करने के लिए आज आए थे, शादी उदी हो गया सब कुछ। यहाँ बहुत और कोई गांव से भी आए थे। हमारे समाज में जैसे कि देखा गया है पुरखों से कि ठुकू प्रथा होते हैं, जहाँ की समाज में उसको एक अलग नजरिया से देखा जाता है, जो कि हमारे विवाह कार्यक्रम हो या कोई भी रीति रिवाज हो, उसमें लड़का लड़की जो लिविंग रिलेशन में रहते हैं वो शामिल नहीं होते। रामगढ़ में स्कूल में परीक्षा खत्म होने के बाद बच्चों ने जमकर होली खेली। दरअसल बरकाकाना में एग्जाम खत्म होने के बाद और स्कूल में छुट्टियों की घोषणा के साथ ही बच्चों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई। स्कूली बच्चों ने कहा कि होली 26 मार्च को है, लेकिन अभी से ही वो रंगों के इस त्योहार को एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मना रहे हैं। इसलिए आज हम लोग सब कोई होली खेल रहे हैं। 26 तारीख को होली था, वो गिलास खेल रहे हैं। हजारीबाग इस्कॉन सेंटर में गौर पूर्णिमा के अवसर पर फूलों की होली का आयोजन हुआ। इस दौरान भक्तों ने हरे राम हरे कृष्ण की धुन पर जमकर फूलों की होली खेली। दरअसल ऐसी मान्यता है कि गौर पूर्णिमा के दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप मायापुर धाम में प्रकट हुए थे और इसी को लेकर इस्कॉन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
हिंदी माह के अनुसार फागुन का हिंदू धर्म में काफी महत्व रखता है। आपको बताते चले कि फागुन माह आते ही जो हिंदू परिवार के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो फगुआ मिलन समारोह में जो है वो देखे जाते हैं। आपको बताते चले कि आपने जो है रंगों की होली देखा होगा, अबीरों का होली देखा होगा, लेकिन आपको जो हम एक अनोखा होली दिखाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है अभी इस्कॉन परिवार के जो लोग हैं वो सभी फूलों की होली खेलते नजर आ रहे हैं। बता दें कि गेंदे के फूल के अलावे गुलाब के पुष्प के साथ साथ जो है अन्य प्रकार के फूल का जो है वो पंखुड़ी के साथ होली खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक श्रद्धा भाव देखा जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे फूलों की होली हो रही है। इस्कॉन सेंटर में आमतौर पे हम लोग यहाँ पे अबीर की होली खेलते हैं और हजारीबाग में ऐसा महोत्सव होना बहुत बड़ी बात है, तो हम लोग को बहुत आनंद अनुभूति हो रही है। यहाँ हजारीबाग में होली के दिन थोड़ा मार्केट रश हो जाता है और होली में यहाँ जो है वो धूसड़ वाली होली चलती है। इस कारण से उस प्रोग्राम के फेस्टिवल को आज सेलिब्रेट किया गया। दूसरा चीज़ जो ये फूलों की होली आप देख रहे हैं, ये फूल कोई साधारण फूल नहीं है, ये फूल भगवान को ऑफर्ड किया गया है। तो ये भगवान का प्रसाद है और भगवान का प्रसाद लेकर हम अपने सर रूपी शरीर रूपी में डाल रहे हैं ताकि भगवान हमको एक अच्छा संस्कार दे, एक अच्छा रूप दे। क्या होती है? फूलों की होली ऐसी होती है कि भगवान जब वृंदावन में आते हैं तो भगवान को फूलों से ही होली, अबीर से भी होली किया जाता है और इस फूल के द्वारा हम ये दिखाते हैं कि हमारे जीवन का जो बेस्ट पार्ट है हम आपको देना चाहते हैं। दूसरी तरफ से आपको बताते चले कि यह जो होली है बिल्कुल ऑर्गेनिक है, किसी भी तरह का जो है शरीर के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।